ओके जी, हम पढ़ रहे थे आपका बैंकिंग का चैप्टर नंबर 8 और वो है जी आपका एडवांसिंग का, या बैंक के फंड को किस तरह से हमने यूज़ करना है, बैंक फंड्स एंड देयर यूज़। उसमें हमने पढ़ा था जी कि आपके बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या क्या हैं, अपने बैंक्स को या अपने फंड्स को बैंक कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। और उसमें हमने लोन्स की टाइप्स देखी थी जी कि कितने टाइप्स के लोन्स होते हैं, फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था और परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। उसके बाद हमने देखे थे जी प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांसिंग, कि वो कौन से असूल हैं जी जो कर्जा देते हुए बैंक को मद्देनज़र रखने चाहिए। आज हमने पढ़नी है जी एहतियातें या प्रिकॉशंस ऑफ एडवांसिंग, आपको कर्जा देते हुए बैंक को किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये काम हो या ना हो। नंबर 1 है जी सेफ्टी ऑफ लोन, कर्जे की हिफाजत। अब कर्जे की हिफाजत कैसे होगी जी, जब आपने लोन देना है तो उसने कहा है जी आपको इस तरह से यकीन दहानी करनी है कि आपने पहले उस शेयर होल्डर या सॉरी उस लोन लेने वाले पर्सन को अच्छी तरह से जांच लेना है, मतलब उसकी स्क्रूटनी कर लेनी है कि ये क्रिमिनल तो नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि पहले बैंक से पैसे लेके भागा हो, या ये किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में तो मुलविस नहीं है कि आज जिसको मैं लोन देता हूँ और कल ये उसकी वजह से पकड़ा जाएगा तो मेरा लोन मतलब रीपे नहीं होगा या ये पैसा डूब जाएगा। तो उसने कहा जी आपको लोन देते हुए सबसे पहले अपने पैसों को महफूज बनाना है, यानी किसी ऐसे शख्स के हाथों में देना है जो इसको आपको टाइम पे वापस भी कर सके। सेकंड वन है जी रीजनेबल प्रॉफिट। रीजनेबल प्रॉफिट से मुराद है जी आपको मुनासिब किस्म का इससे मुनाफा भी मिल रहा हो, प्रॉफिट भी मिल रहा हो। आपने कभी भी या बैंक कभी भी ऐसे लोन्स प्रोवाइड नहीं करता या ऐसे लोन्स नहीं देता जिनके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट या प्रॉफिट ना मिल रहा हो, बल्कि याद रखें हमेशा बैंक जो होता है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी ज़्यादा शरह सूद पे कर्जे देता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन जी, लोन डाइवर्सिफिकेशन का फिर वही है जी तगय्युर होना चाहिए उसमें। डाइवर्सिफाई का मतलब सारे पैसे एक ही सेक्टर को नहीं दे देने, आपने डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा लगाना है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रिकॉशन है जी वाइल एडवांसिंग लोन्स, कि अगर कोई इंडस्ट्री है तो अगर ऑयल इंडस्ट्री है तो आपने सारा का सारा पैसा सिर्फ ऑयल वाली इंडस्ट्रीज को नहीं दे देना। यानी लोन लेते हुए आपके पास बहुत सारी कंपनीज आएंगी, कोई एनर्जी सेक्टर से होगी, कोई ऑयल सेक्टर से होगी, कोई आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, मतलब डिफरेंट टाइप की, कोई टेक्सटाइल मिल होगी। तो आपने क्या करना है जी, सबको कर्जे देने हैं ताकि अगर एक सेक्टर डूबे तो आपके सारे पैसे ना डूब जाए। उसके बाद है जी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है जी सियाल पजीरी, यानी आपके पैसे वापस करने की क्या रेशो होनी चाहिए। तो उसने कहा जी आपको लिक्विडिटी का ख्याल रखते हुए ऐसे लोगों को लोन देने चाहिए जो कि आपको टाइम पे रीपे भी कर दें, यानी आपके पैसे वापस आने के चांसेस लिक्विडिटी कहलाएंगे। तो उसने कहा जी अगर ऐसे लोगों को आप कर्जे दे रहे हैं जिनका आपको शक है जी कि ये आपको कल को पे नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना पैसा डुबो रहे हैं। आप एडवांस करते हुए या कर्जा देते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो आपको पैसे वापस भी मिले। सिक्योरिटी ऑफ लोन। अब सिक्योरिटी क्या है जी, कर्जे की कफालत। अगर कोई बड़ी अमाउंट है, देखिए 1 लाख 2 लाख का कर्जा हमें पता है जी कोई भी शख्स वापस कर देगा, 5 लाख का 10 लाख का भी। लेकिन जब आप बड़ी यानी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एडवांसिंग कर रहे हैं, यानी बड़ी कीमत का या बड़ी रकम का कर्जा दे रहे हैं 50 लाख करोड़ रुपए का, और अगले बंदे की इस्तात आपको लग रही है जी कि इसके पास जो करंट एसेट्स है, मतलब इसके पास बैंक में बैलेंस कैश और दूसरे जो बॉन्ड शेयर वगैरह हैं उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया नहीं है। अब बैंक को ये एहतियात करनी चाहिए जी कि वो जो लोन दे रहा है 1 करोड़ रुपए का उसके अगेंस्ट वो सिक्योरिटी रखे, कफालत रखे, यानी कोई ऐसा एसेट जो फिक्स हो और उसको बेच के बैंक अपना पैसा ले सके। इसीलिए कहा जाता है कि जब बड़ी अमाउंट या ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन जब बैंक देते हैं तो उसके अगेंस्ट उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। और मैंने पहले भी ये बताया था जी कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारा ये क्वेश्चन होता था जी कि अगर उस शख्स के पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो 1 करोड़ का लोन लेना चाहता है तो उसको लोन लेने की क्या ज़रूरत है, वो अपनी वही एसेट को बेचे और पैसे ले ले। एसेट हो सकता है उसकी वही वाली बिल्डिंग हो जिसमें वो काम कर रहा है, अगर वो बिल्डिंग ही बेच देगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत ही क्या रहेगी। इसीलिए कहा जाता है जी कि बैंक जब कर्जा दे बड़ी अमाउंट का तो वो हो सकता है अगला बंदा भी सिक्योरिटी ऐसी चीज़ रखवाए जो कि उसकी बिल्डिंग हो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं।
तो प्रिकॉशन में मतलब हम अभी फिलहाल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे तो उसने ये कहा जी प्रिकॉशन में ये है कि आप अगर बड़ी अमाउंट के कर्जे दे रहे हैं या एडवांसिंग ऑफ लोन कर रहे हैं ऑफ ह्यूज अमाउंट, तो बैंक उनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी लाजमी रखे। अगला पॉइंट है जी कस्टडी ऑफ सिक्योरिटी, यानी उस कस्टडी मतलब उस जो कफालत है उसकी मलकियत भी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाए, यानी एक पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाती है। सपोज कि आप अपनी मलकियत के हकूक उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक को। अब ये क्यों किया जाता है जी, इन केस यानी उसकी कस्टडी या बैंक को क्यों दी जाती है, ये मलकियत इसलिए दी जाती है जी कि अगर कल को मैं अपना कर्जा रीपे करने में नाकाम हो जाऊं तो बैंक किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर उसको बेच सके, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से वो दी है तो मैं अपनी मर्जी से उसके राइट्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगी बैंक को, ताकि अगर कल को मेरे से कोई रीपे नहीं होता लोन तो बैंक आसानी से उसको मेरी इजाज़त के बगैर भी सिर्फ एक नोटिस इशू करेगा मुझे बैंक के, अगर आप पैसों का इंतज़ाम कर सकती हैं तो कर दे, अदरवाइज़ आपकी ये प्रॉपर्टी हम सेल आउट कर देंगे। अब मैं बिल्कुल भी बैंक को रोकने की मजाज नहीं, क्योंकि मैं पैसे रीपे नहीं कर पा रही तो बैंक के पास ये राइट्स हैं जी कि वो सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे ले लें। उसके बाद है जी ज्वाइंट प्रॉपर्टी, यानी मुश्तरका जो आपकी जायदाद है। ये क्यों पॉइंट है, जिसने कहा अगर आपके पास बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखवाने आता है और सपोज वो ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी जायदाद है जिसके मालिक एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा हैं, यानी वो दो लोगों की या दो से चार लोगों की। जिस तरह किसी फैमिली का घर है, एक भाई ने वो घर गिरवी रखवाया या बैंक के पास, लेकिन उसकी मलकियत बाकी बहन भाइयों के पास है। उसने कहा जी बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि वो बाकी बहन भाइयों से भी उसकी इजाज़त ले कि क्या आप लोग अग्री हैं कि आपका ये भाई या ये रिश्तेदार ये सिक्योरिटी के तौर पे हमारे पास रखवाना चाह रहा है बिल्डिंग, क्या आप लोगों को कोई एतराज़ है। अगर बाकी जॉइंट जो उसके मेंबर्स हैं या जॉइंट ओनर्स हैं, अगर उसमें से किसी को एतराज़ होता है तो आपका बैंक कभी भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं रखेगा। उसके बाद एक पॉइंट है जी डिस्प्यूटेड सिक्योरिटी। डिस्प्यूटेड सिक्योरिटी का मतलब है जी लड़ाई झगड़े वाली, जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो। बैंक ने कभी भी ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं लेनी जिसके ऊपर ऑलरेडी अदालत में कोई केस चल रहा हो। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोन, कहता है जी आपके प्रोडक्टिव लोन्स हैं या नॉन प्रोडक्टिव लोन्स हैं, आपने पहले मकसद देख लेना है उस लोन को लेने का कि उस शख्स ने लेके कारोबार में पैसा लगाना है या घर या गाड़ी खरीदनी है। तो उसने कहा जी बैंक को ऑब्जेक्टिव पे गौर करना चाहिए, यानी मकसद क्या है उस लोन का। तो ये भी देख लेना चाहिए कि अगर प्रोडक्टिव लोन है तो उसकी अमाउंट ज़्यादा भी दे देगा तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में उसको प्रॉफिट आएगा। हाँ, नॉन प्रोडक्टिव या गैर पैदावारी कर्जे जिनको लेके आपने कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करना, सिर्फ घर ले लेना है, गाड़ी ले लेनी है या कोई और चीज़ रेनोवेट करवा लेनी है, उस तरह के लोन्स का अगर ऑब्जेक्टिव है तो बैंक इस तरह के लोन देते हुए हिचकिचाता है, या ये कह लीजिए वहाँ पे वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है जी कि हमें पैसे अब वापस कम ही मिलेंगे। अमाउंट ऑफ लोन, अगर तो छोटी अमाउंट ऑफ लोन है तो फिर आप क्या करेंगे जी, अगर आपकी अमाउंट ऑफ लोन कम है तो वो क्या करेगा जी, बैंक उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा, उसके अगेंस्ट आपकी सिर्फ पर्सनल उसको कहते हैं गारंटी, कि आप अपनी गारंटी दे दें, यानी लिख के दे दें जी कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, या अपने किसी रिश्तेदार से किसी और से गारंटी दिलवा दे बैंक को कि जी इसको शख्सी ज़मानत कहते हैं जी, कि बैंक को गारंटी दिलवा दें कि अगर ये शख्स पैसे नहीं देगा तो उसके बिहाफ पे मैं पे कर दूंगा। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स हैं तो फिर आपको बैंक को कोई सॉलिड सिक्योरिटी अपने पास रखनी पड़ेगी। उसके बाद है जी ड्यूरेशन ऑफ लोन्स। अगर आपका शॉर्ट टर्म लोन है तो बैंक को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी तलबी कर्जे हैं या शॉर्ट टर्म लोन हैं तो फिर बैंक कहता है जी ठीक है, हमें इसके अगेंस्ट इतनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने साल में वो पैसे वापस आ सकते हैं। फिर वही केस जी लॉन्ग टर्म लोन्स की सूरत में बैंक को अपनी गारंटी नहीं होती, उस शख्स की गारंटी नहीं होती, तो उसको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई लायबिलिटी कोई ना कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। फिर वो कहता है जी सोर्स ऑफ पेमेंट, आमदनी का जरिया क्या है उस शख्स का। तो यहाँ उसने ये कहा जी अगर इंडिविजुअल कस्टमर है, सपोज मेरे जैसा आपके जैसा, और वो लोन लेता है तो बैंक को उसके बाकी एसेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी जॉब पे रिलाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जॉब आज है कल नहीं है, तो फिर वो सोर्स ऑफ पेमेंट कहाँ से लाएगा। इसलिए बैंक हमेशा आपका सोर्स ऑफ इनकम देखता है, बाकी एसेट से आपकी डिटेल मांगता है ताकि वो देख ले कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल कैसी है, आप इस लोन को रीपे कर भी सकेंगे या नहीं। उसके बाद है जी 13 पॉइंट मॉरल करेक्टर, आपके जो कह लें जी शख्सियत है या आपका किरदार कैसा है वो भी बैंक को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि आप कहीं फ्रॉड में मुलविस तो नहीं है, कहीं पहले बैंक करप्ट ना हो, कोई भी आपने क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड ना हो जी,
इस तरह के लोगों को भी बैंक कर्जे देते हुए अवॉइड करता है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या उनका मॉरल कैरेक्टर इतना अच्छा ना हो। कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस, कहता है जी कारोबार की सलाहियत कितनी है, क्या वो इतनी प्रोडक्शन कर सकता है जितना वो लोन ले रहा है, या आपको इतना पे बैक कर सकेगा। उसके लिए भी वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखेगा, सब कुछ देखेगा। और ख़ास तौर पे कैपेबिलिटी में वो उसके पहले तो डायरेक्टर्स को देखेगा कि डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस क्या है। जो 15th पॉइंट है वो भी कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर तो आपका इनिशियल बिजनेस है या नया नया कारोबार शुरू हो रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस को भी कभी भी पता नहीं चल सकती। सिर्फ और सिर्फ इतना होगा जी कि उस बिजनेस के या कारोबार के पास अपना सरमाया कितना है। हाँ, लेकिन पहले से अगर 5-10 साल हो गए कारोबार को चलते हुए, तो फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका एसेट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी। बैंक ने कर्जा देते हुए ये याद रखना है कि जी जो कफालत, ये सिक्योरिटी आपके पास लिखवाई जा रही है, उर्दू में इसको लिखा होगा जी पहले से ज़ेरे बार कफालत। यानी उसके उस सिक्योरिटी पे, सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है और मैंने उस पर पहले भी सिक्योरिटी, उसको एज ए सिक्योरिटी रखवा के किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है। अब बैंक कहता है जी अगर उस शख्स के पास एक ही सिक्योरिटी और वो किसी और बैंक से कर्जा लेना चाहता है, तो पहले बैंक को दूसरे बैंक से ये पूछना पड़ेगा, या ये कह लें जी यकीन दहानी करनी पड़ेगी कि उसके लोन की अमाउंट और इस बैंक के लोन की अमाउंट, अगर कल को हमें सिक्योरिटी बेचनी पड़ती है, यानी अगर कल को वो बंदा रीपे करने में नाकाम रहता है और उसको बैंक ए और बी दोनों के पैसे देने हैं, तो क्या उस सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी है कि वो दोनों बैंक्स की अमाउंट रीपे कर दे। अगर तो सिक्योरिटी की अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि वो दोनों बैंक्स के पैसे दे देगी जाती जाती भी, यानी सेल आउट होते होते भी, तो फिर उसको एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर उसकी अमाउंट पहले लोन की इतनी ज़्यादा, तो कभी भी आपका बैंक उसे लोन नहीं देगा। फिर वो कहते हैं जी इंक्रीज इन वैल्यू, कहता है जी ऐसी प्रॉपर्टी रखनी है जिसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहे, यानी और हमने कहा था जी लैंड इज़ दी ओनली एसेट जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट कभी भी नहीं होती। तो बैंक इसीलिए कोशिश करता है जी कि आपकी ज़मीन को एज ए सिक्योरिटी रखना प्रेफर करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती है, बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज दिन ब दिन डिक्रीज हो जाती हैं। और लास्ट पे है जी इंश्योर्ड सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी या कफालत जिसकी इंश्योरेंस या बीमा हुआ हो, यानी अगर बिल्डिंग है तो वो इंश्योर्ड हो गया, अगर कल को अब बैंक के पास सिक्योरिटी रखे रखे भी उसके अंदर आग लग गई है या कोई और काम हो गया, यानी जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम कर दे। ठीक है जी। इसके बाद है जी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर डिफरेंट कस्टमर, कि अगर अलग अलग कस्टमर्स होंगे तो बैंक ने कौन कौन सी एहतियातें बरतनी है। इंडिविजुअल कस्टमर के लिए ये छोटी छोटी हैं, आपने सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के। उसने कहा जी अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर हैं तो बैंक क्या एहतियातें करेगा जी आपके साथ, या मतलब अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो वो क्या करेगा जी आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। यानी अगर कोई इंडिविजुअल कस्टमर जिसका कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज या उसकी हुंडी पर कभी भी बैंक बट्टा नहीं लगाएगा और ना ही उसको बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेगा। दूसरा है जी अगर सपोज मैंने पहले भी बताया है कि जी अगर मेरे जैसा कोई नॉर्मल पर्सन हो या आपके जैसा हो जो कि जॉब ओरिएंटेड है या सैलरीड पर्सन है, तो बैंक कभी भी उसको उसके उस सैलरीड अकाउंट की बेस पे लोन नहीं देगा, क्योंकि जॉब की कोई गारंटी नहीं है। आज उस शख्स के पास जॉब है, कल जॉब ना, यानी कल वो जॉबलेस हो जाए तो बैंक के पैसे वापस कभी भी नहीं आएंगे। अगर उसको लोन देना है तो बैंक कहता है जी आप मुझे कोई भी सिक्योरिटी ला के दें, उसके अगेंस्ट में आपको कर्जा दे देता हूँ। तीसरा पॉइंट है जी उसने वो जो सिक्योरिटी रखवाई है उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें, उसकी छानबीन कर लें जी कि वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कहीं से उसने किसी और की मतलब किसी और के नाम ना हो और उसने आपको ये शो कराई हो। दूसरा जो पीछे से हमने प्रिकॉशंस पढ़ी हैं जी कि वो डिस्प्यूटेड ना हो, उसकी ज्वाइंट ओनरशिप ना हो। ठीक है जी। इसके अलावा वो क्या कहते हैं जी पहले से किसी और जगह पे एज ए सिक्योरिटी एज ए कफालत ना पड़ी हो। फिर वो कहता है जी सोल ट्रेडरशिप, यानी अगर इंडिविजुअल कस्टमर में तो हमने कहा जी वो बिजनेस नहीं कर रहा, सिर्फ सैलरीड पर्सन है और इंडिविजुअल है, मतलब छोटे मोटे काम कर रहा है, बिजनेस मैन नहीं है। सेकंड आ गई जी सोल ट्रेडरशिप, यानी जो सिंगल ओनर है यानी कारोबारी शख्स है, वो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जी। तो उसने कहा जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी चेक्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, उसके खाते देखे जाते हैं जी कि इसको इनकम कितनी आ रही है। अगर वो लोन लेने आता है बैंक के पास तो बैंक कहता है जी मुझे अपने वो खाते दिखा दे कि आप कितना कमा लेते हैं महीने में, साल में,
तो वो देखेगा बैंक। उसके अलावा उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो एज ए सिक्योरिटी ली जानी चाहिए। क्यों? कहते हैं जी आपके सोल ट्रेडरशिप में पार्टनर सॉरी वो जो मेंबर होता है या ओनर होता है वो जो अकेला शख्स है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो बैंक ये कहता है जी अब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो मुझे आप अपने बिजनेस के एसेट्स की बजाय ये दुकान की बजाय अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखवाएं, यानी आपका घर कोई और ज़मीन जायदाद है तो वो एज ए सिक्योरिटी मेरे पास रखवा दें। इसमें भी वही करना है जी, उसने जो चीज़ एज ए सिक्योरिटी या कफालत रखवाई है बैंक ने उसको अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी है, उसके बारे में तसल्ली कर लेनी है। फिर आगे आ जाती है जी पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में जब आपके दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे तब बैंक ने क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है जी लोन देते हुए। तो उसने कहा जी आपको कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, सॉरी कंपनी नहीं पार्टनरशिप के अकाउंट चेक करने पड़ते हैं ये देखने के लिए कि आपकी पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और ये मुझे लोन रीपे कर भी सकेंगे या नहीं। उसके बाद उसने कहा है जी इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है तो फर्म की बजाय जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स हैं उनको एज ए सिक्योरिटी डिमांड किया जाता है और कहा जाता है जी कोई भी एक शख्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी रखवा दे। फिर उसने कहा है जी बैंक को आपके जो पार्टनरशिप डीड है, बैंक शुड गेट कॉपीज ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जो आपने पार्टनरशिप डीड ये शराकती मुआहदा किया हुआ है आपस में जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसकी भी एक कॉपी आपका बैंक आपसे डिमांड करेगा और जो सिक्योरिटी आपने उसके पास रखवाई है उसकी भी जांच पड़ताल आपका बैंक अच्छी तरह से कर लेगा। उसके बाद लास्ट है जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी अगर आपने कंपनी का अकाउंट खोला हुआ है और कंपनी को लोन चाहिए तो क्या करेगा जी कम बैंक को आपकी कंपनी के कवायद ज़वाबित यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं उनको एग्जामिन करना या उनकी छानबीन करने का हक भी बैंक के पास है कि उसको एक दफ़ा पढ़ने का राइट बैंक के पास है कि आपने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि लोन किस तरह से लिया जाना चाहिए, लोन पे इंटरेस्ट कैसे होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। फिर है जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो अब आपकी कंपनी अगर नई नई है तो बैंक कहता है जी पहले मुझे आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखा दें उसके बाद मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। फिर है जी जो डायरेक्टर्स यानी उसने कहा जी अंडरटेकिंग ऑफ डायरेक्टर्स इज इम्पोर्टेंट टू नो देन इंडिविजुअल एंड ज्वाइंट लाइबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी क्या है। उनकी अंडरटेकिंग से मुराद है जी उनका बयान लेना, आपने किसी जगह पे लिखवा लेना जी कि हम बिजनेस की लाइबिलिटीज यानी हमारी लाइबिलिटी और बिजनेस की लाइबिलिटी अलग-अलग है, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने सिक्योरिटी ऑफर करनी है अगर कोई लोन के अगेंस्ट, तो बैंक जो है उसको स्क्रूटनाइज करेगा, एग्जामिन करेगा, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने का हक भी बैंक के पास है। और लास्ट है जी अगर कंपनी ये कहती है जी कि आप हमारे शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी रख के हमें लोन दे दें तो कभी भी बैंक वो लोन नहीं देगा, ये सिक्योरिटी के तौर पे आपके शेयर्स और डिबेंचर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल ये जो टॉपिक है ना आपका सिक्योरिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिक्योरिटी यानी कफ़ालत और कफ़ालत की खसूसियात, इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये हमने कल पढ़ना है इसलिए कल लाजमी टाइम पे आ जाइएगा। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लेंगे।